नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलडीसी एग्ज़ाम के लिए जेनेटिक्स वाले चैप्टर की। जी हाँ, जेनेटिक्स वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता होंगे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। खासकर जो आरएसएम, एसएसबी की जो एग्ज़ामें हो रही है, उन सभी में जेनेटिक्स से लगभग क्वेश्चन बन रहे हैं। मूल किताबों से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आज आपको मूल किताबें पढ़ाऊँगा। जी हाँ, मूल किताबें आपने पढ़ी होगी उस अंदाज़ से नहीं, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस प्लस अपने जो पॉइंट होते हैं, प्लस पॉइंट की हम बात करें तो कैसे 12th के जो भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको साथ में बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करें आनुवंशिकी क्या होती है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। जी हाँ, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवंशिकी क्या होता है कहलाता है। तो ये आनुवंशिकी इसके दो भाग हो गए, एक तो वंशागति हो गई, एक क्या हो गई अपनी विभिन्नता हो गई। वंशागति क्या होती है, लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वंशागति क्या होते हैं बोलते हैं। और अपनी विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता की हम बात करें तो लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उनमें आनुवंशिक रूप से जो भिन्नताएं आती है, जो वेरिएशन आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता क्या होते हैं बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें आनुवंशिक शब्द का प्रयोग। आनुवंशिक शब्द का प्रयोग 1905 में किसने किया था, बेटसन ने किया था। आनुवंशिक शब्द का प्रयोग 1905 में बेटसन ने किया था इम्पोर्टेंट। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से जीन से हुई है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो आनुवंशिक शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई, तो उस शब्द आनुवंशिक शब्द की उत्पत्ति अपनी जीन शब्द से हुई है। उसके बाद हम बात करें सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है, इसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। मतलब वो वंशागति होती है, वही आनुवंशिक लक्षण होते हैं। उसके बाद हम बात करें इन आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाते हैं। बात आ गई, वही वंशागति होता है आनुवंशिक लक्षण। उसके बाद जो अपनी वंशागति शब्द है, इसका प्रयोग स्पेंसर ने किया था 1863 ईस्वी में। किसने किया था, आनुवंशिक शब्द हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया था 1863 ईस्वी में। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण एक ही जाति के जीवों के मध्य परस्पर भिन्नताएं पाई जाती है। जो अपना लैंगिक जनन होता है उसमें वेरिएशन होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो अपना लैंगिक जनन होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस कारण भिन्नताएं उत्पन्न होती है। और भिन्नता आपको सभी को पता होंगे, आप जब कोशिका विभाजन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें जो अपनी जो भिन्नताएं होती है वह पैकाइटिन अवस्था में होती है। पैकाइटिन अवस्था के कारण भिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसमें जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग और होता है, ये डीएनए का आदान प्रदान क्या होता है। और कौन से डीएनए का आदान प्रदान होता है, वो भी समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होता है, उससे भिन्नताएं क्या होती है, उत्पन्न क्या होती है। ये जो भिन्नताएं आती है वो दो प्रकार की होती है। एक सतत भिन्नता होती है, जो सतत यानी कंटिन्यूस पहले चलती आ रही है, वो अपना जीन विनिमय पुनर्चक्रण आती है। जो अपनी असतत भिन्नता होती है वो किस कारण आती है, वो अपने उत्परिवर्तन कारण आते हैं, उत्परिवर्तन कारण क्या आती है। उसके बाद हम चलते हैं मेंडलवाद। मेंडलवाद इंपॉर्टेंट। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के हियंजेनड्रॉप ऑस्ट्रेलिया के हियंजेनड्रॉप प्रांत के सिलेसियन गांव में इनका जन्म हुआ था। तो मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में क्या था हुआ था, ये आपको याद रख लेना। और कहाँ हुआ था, हियंजेनड्रॉप प्रांत के सिलेसियन ग्राम में क्या था हुआ था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर पर किए थे। उद्यान मटर यानी पाइसम सेटाइम पर क्या किए थे। यहाँ पे आपको देख सकते हो, उद्यान मटर यानी पाइसम सेटाइम पर क्या किए थे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। 7 वर्षों तक लगातार इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, 1856 से 1863 के मध्य। यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और मेंडल ने अपने प्रयोग जो 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किए थे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष। मेंडल ने अपने प्रयोग ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किए थे 1865 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट है, उसका प्रकाशन कब हुआ था। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1866 ईस्वी में पादप संक्रमण प्रयोग के नाम से इसका प्रकाशन क्या था हुआ था। उसके बाद हम मेंडल के नियमों को मेंडलवाद कहा जाता है। बिल्कुल, मेंडल के जो 3 नियम थे उसके यानी उसको हमें कहते हैं मेंडलवाद कहते हैं। मेंडल की सफलता कारण इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल की सफलता के कारणों की हम क्या करते हैं, मेंडल की सफलता कारणों की हम बात करें तो इसमें पहला कारण आ जाता है, मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। अर्थात मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण लिया, उसकी वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने संकट के प्रयोग के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। मेंडल ने गणितीय रूप से अपने जो प्रयोग थे वो स्टैटिकली जिसे हम बोल सकते हैं, उस अंदाज से अपने प्रयोगों को समक्ष क्या किया था, प्रयोग किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानी पूर्वक किया था। बिल्कुल, मेंडल ने अपने जो पादप संकरण पर प्रयोग थे वो बहुत ही सावधानी पूर्वक पादप का चयन किया था, तभी तो उन्होंने पाइसम सेटाई में उद्यान मटर पर अपने प्रयोग करते किए थे। उसके बाद हम बात करें मटर के पादप का चयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मटर के पादप का चयन की हम बात करें तो मटर का पादप का चयन मेंडल ने क्यों किया था, क्योंकि एक वर्षीय पादप था, आसानी से इंपोर्ट एक वर्ष में विभिन्न लक्षणों का अध्ययन करके दोबारा वर्ष फिर उगा देते थे। उसके बाद द्विलिंगी पुष्प
मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी होने के कारण फायदे क्या है, इसमें स्वपरागण एवं परपरागण आसानी से करा सकते हैं आप। स्वपरागण क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि स्वपरागण जब एक ही पुष्प पर उपस्थित, यदि एक जब ये अपना एक ही पुष्प होता है, एक पादप होता है, उस पर एक ही पुष्प का जो परागण होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, गिरता है, तो स्वपरागण होता है। जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो वो क्या होता है, परपरागण क्या होता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो विपुंसन, विपुंसन काफी बार एग्जामों में पूछा हुआ है। विपुंसन क्या होता है, जो एक अपना पादप होता है, एक पादप जो होता है उसका जो लैंगिक जनन अंग होता है वो क्या होता है, पुष्प होता है। आप सभी को पता होगा पादप का जो मुख्य लैंगिक अंग क्या होता है, पुष्प होता है। पुष्प के दो भाग होते हैं, एक सहायक भाग होता है और एक क्या होता है, एक अपना सहायक भाग होता है और एक मुख्य भाग होता है। जो मुख्य भाग होता है उसमें पुमंग होता है और जायंग होता है। पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। जायंग की इकाई क्या होती है, स्त्रीकेसर होगी। आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा। जो अपना पुमंग होता है इसके तीन भाग होते हैं, बट प्राकोष होता है, पूतंतु होता है, रियोजी होता है। तो ये विपुंसन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो होती है कृत्रिम रूप से परागकोश को हटा देना। जैसे हम किसी भी पुष्प में परागकोश को हटा दे तो वो क्या कहलाता है, विपुंसन क्या होता है, कहलाता था। परागकोश को हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, विपुंसन क्या होती है, कहलाती है। इंपॉर्टेंट इमेस्कुलेशन इसे इंग्लिश में क्या होते हैं, बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें, और यहाँ से हम बात करें ये विपुंसन हम क्यों करते हैं, स्वपरागण को रोकने के लिए विपुंसन क्या होते करते हैं। जैसे इसके बाद मेंडल ने क्या किया था, थैलीकरण किया था। थैलीकरण क्या किया था, परपरागण को रोकने के लिए मेंडल ने इस पुष्प को चारों तरफ से थैली से ढक दिया था, थैली यानी पॉलिथीन से ढक दिया था। तो इस प्रोसेस को थैलीकरण भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहता है, थैलीकरण भी क्या होता कहा जाता है। उसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटेरियल से टाइम पर इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी वो पूछे तो आपको, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 थी, द्विगुणित थी, 2n बराबर 14। अगुणित गुणसूत्रों की बात करें तो 7 गुणसूत्र थे। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए वैरायटी या किस्में कितनी ली थी, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर कंफ्यूज करते होते हैं। तो मेंडल ने 7 जोड़ी 82 लक्षण लिए थे, लक्षण पूछे तो 7 जोड़ी लिए थे। और किस्में या वैरायटी, इंग्लिश में पढ़ लेना, किस्में या वैरायटी पूछे तो उसमें आपको 14 करनी है। तो मेंडल ने 7 जोड़ी वैरायटी सिलेक्शन कौन कौन से लिए थे, इसमें सबसे पहले आ जाता है पादप की ऊंचाई। पादप की ऊंचाई जो प्रभावित था वो लंबा था, अप्रभावित था बौना था। पुष्प की स्थिति में इंपॉर्टेंट जो इंग्लिश में याद रखना है, पुष्प की स्थिति में जो एक्साइल था वो क्या था, इंपॉर्टेंट अपना प्रभावित था। जो अपना टर्मिनल था वो कैसा था, अप्रभावित था, इंपॉर्टेंट था। फली की आकृति में फूली हुई प्रभावित थी, इंपॉर्टेंट सिकड़ी हुई अप्रभावित थी। फली का रंग में इंपॉर्टेंट जो फली का हरा रंग था वो प्रभावित था और अपना पीला रंग अप्रभावित था। पुष्प का रंग बैंगनी था वो प्रभावित था, सफेद था अप्रभावित था। बीज की आकृति गोलाकार थी वो प्रभावित थी, झुर्रीदार थी वो बौनी थी। बीज का रंग पीला था वह क्या था, प्रभावित था। और अपना हरा था वह अप्रभावित था। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात करूँ अभी तक हमने जो पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये 7 जोड़ी 82 लक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको लक्षण पूछे तो वो क्या होंगे, लक्षण पूछे तो वो क्या होंगे, आपको लक्षण पूछे तो लक्षण 7 होंगे। वेराइटीज़ कितनी होगी, वेराइटीज या किस्में 14 होगी। उसके बाद मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, मेंडल के जो नियम थे वो 35 वर्षों तक अपेक्षित रहे थे। अपेक्षित मतलब किसी ने उस पर ध्यान क्या था, नहीं दिया, ये रहा। मेंडल के नियम 35 वर्षों तक अपेक्षित थे, कोई ध्यान नहीं दिया इन नियम पर। उसके बाद 1900 में हॉलैंड के यूगो डिवरीज, जर्मनी के कोल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के वॉन सेरमेक ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी 1900 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा इंपॉर्टेंट, पिछली बार कई बार बनाए हैं यहाँ से। तो आपको ये वाला जो पैराग्राफ है वो ढंग से याद कर लेना है। इसके साथ ही हम बात करें, ये अच्छा है, अच्छा चैप्टर है। उसका आनुवंशिक शब्दावली, आनुवंशिक शब्दावली की हम बात करें तो आनुवंशिक शब्दावली हम लेकर आएंगे अगले वाले वीडियो में, जो अपना नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। तो इस प्रकार से हम जो मई खत्म होते होते लगभग एलडीसी का आधा सिलेबस अच्छे तरीके से एक एक बारीकी से आपको पॉइंट बताते बताते, क्योंकि मेरे पास बोर्ड तो है नहीं, मैं बारीकी से जो पॉइंट बताऊंगा आप उनको भी लिख लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और 12th की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो अच्छी तरीके से अपन को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पीछे रखने के लिए अपन को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से। तो वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।